थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा सर। मैं तो डॉक्टर अनवर अली नाम है मेरा। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में सही है सर। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सही है सर। और मेरा ताल्लुक़ जो है सवात से है। सवात में मटा तहसील से और फिर गढ़ प्यूचार एक इलाका है वहाँ पे, तो उससे मेरा ताल्लुक़ है। सर उर्दू ज़बान जो है ये तो बहुत क़दीम ज़बान नहीं है, राइट, लेकिन बहुत क़दीम ज़बानें हैं जिनसे ये उर्दू ज़बान जो है वो निकली है। राइट सर। और इसमें इब्तिदाई से इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त और तमद्दुन जो है, ख़ुसूसी तौर पर अगर हम देखें तो इब्तिदा में सूफ़िया किराम ने उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज में अपना हिस्सा लिया है, और उसी वक्त से एक इस्लामी रिवायत के साथ ये ज़बान जुड़ी हुई है। फिर फ़ारसी और अरबी ज़बान जो है उन्होंने उर्दू ज़बान पर अपना असर डाला है। सही। इसी वजह से उसका जो ज़ख़ीरा है उलूम का, तो अरबी से भी इस्तिफ़ादा किया है, लफ्ज़ियात का भी और इल्मी असास सरमाए का भी। इसी तरह फ़ारसी से भी उर्दू ज़बान ने का भी इस्तिफ़ादा किया है, और आजकल जो है इस मुकाम पर सर, चूँकि आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इधर इस्लामिया कॉलेज में और मुअल्लिम हैं, तो आपका जो है स्पेशलिटी, मतलब आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरा ख़ुद जो है स्पेशलाइजेशन है उर्दू अफ़साने में पश्तून तहज़ीब व सक़ाफ़त का तज्ज़ियाती मुतालिया। इस मौजू पर मैंने PhD की डिग्री। थोड़ा सा एलोबरेट करें सर कि मतलब इसमें क्या क्या आपने किया है। और इसमें मैंने एक तो ये है कि मैंने तहज़ीब क्या है, सक़ाफ़त क्या है, तमद्दुन क्या है, सही, और इस आपस में उसके जो मबाइस है उनको मैंने इसमें शामिल किया है, और तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त के बीच जो इख्तिलाफ़ हैं उनको भी मैंने वाज़िह किया है, और उनके जो अनासिर है उनको मैंने सामने लाने की कोशिश की है। सही है सर। इससे हट कर फिर पश्तून कल्चर क्या है, तो उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया है। पश्तून कल्चर। अच्छा सर, साथ आप जारी रखिएगा। ये जो है मैंने किताब में कहीं पढ़ा था कि पश्तून जो कल्चर है ये रिवॉल्व करता है बदल, खादी एंड गम, ये 3 चीज़ों के। तो आप इसको किस तरह देखते, थोड़ा सा इस कल्चर को थोड़ा सा बताइए कि ये कुछ तो कल्चर है कि थोड़े से अल्फाज में थोड़ा सा। मैं खुद जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि इस दौरान मैंने पश्तून तारीख़ का भी मुतालिया किया जी, और कि पश्तून बज़ात खुद है कौन जी। तो इसके लिए मैंने जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनकी किताबों से भी इस्तिफ़ादा किया। अच्छा सर, थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो बताना चाहता हूँ कि पश्तून की जो तारीख़ है उस पर जितनी किताबें जो हैं गैर पश्तूनों राइटर्स ने लिखी हैं या पश्तून राइटर्स ने लिखी हैं, तो इन तमाम इस तारीख़ को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पश्तून जो है बहैसियत कौम तो सब पश्तून है और एक ही कौम है, लेकिन नस्ली एतबार से जो है पश्तून मुख्तलिफ़ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि बाहर के ममालिक से भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ से किसी न किसी सूरत में यहाँ लोग जो हैं आए हैं मुख्तलिफ़ कबीलों की सूरत में, वो पश्तून कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इसी वजह से पश्तून कल्चर के अंदर जो है मुख्तलिफ़ मकामात से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए इन लोगों ने अपने कल्चर को भी दाखिल किया है। अगर हम देखें तो सवात में बाज़ ऐसी रसूम और रिवाज होते हैं जो वो करक में नहीं होंगे। करक की रस्में जो है वो मुमकिन है कि किसी और सवाबी में नहीं होंगी, तो बाज़ जगहों पर मखसूस जो बाज़ कबीलों के साथ बाज़ अनासिर जो है या बाज़ रस्में मखसूस होती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे खटक हैं, तो खटक कबीला जो है उसमें अतन का वो रिवाज है। जी सर। यूसुफजई को आप देख ले, हमारे सवात या दीगर जो इलाके हैं तो वहाँ पे अतन का वो रस्म जो है वो मौजूद नहीं है।
تو اسی طریقے سے کلچر جو ہے وہ تو طرز فکر اور طرز احساس سے بنتا ہے. جی جی. اور جب مختلف نسلوں کے لوگ کیوں نہ ہو، جب وہ ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، ان پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، تو ان تمام لوگوں کا طرز فکر، ان کا طرز احساس وہ جو ہے ایک ہو جاتا ہے. پھر ان کا نقطہ نظر ایک ہوتا ہے، ان کی رسمیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی کو دیکھنے کا جو سلیقہ طریقہ ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، ان کی درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہیں اور اختلافات جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں. صحیح سر. جیسا کہ آپ کا اسپیشلائزیشن جو ہے وہ پختون کلچر پہ ہے اور اس کی ویلیوز اور نارمس پہ ہے، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو گلوبلائزیشن ہے ہمارے کلچر پہ کس طرح سے انداز ہو رہا ہے؟ تو ویسے دنیا اب یہ ہے کہ کالونی بن گئی ہے، فاصلے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور میں جب دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی رسمیں ہیں یا ایسے رویے ہیں جو ہم میں پہلے نہیں تھے. آہستہ آہستہ اور دوسرے جو دوسری اقوام ہیں، ہم ان کے اوپر ہنستے بھی ہیں. میں ایک مثال سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ موٹر سائیکل پر اکثر جو ہیں ہم پشتون جو ہے ہم اس کو برا مانتے تھے کہ اپنی عورت کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اگر کوئی لے جاتا تھا تو یہ ہم اس رویے کو معیوب سمجھتے تھے. لیکن آج جو ہے ہر شخص موٹر سائیکل پر اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو بٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں. کوئی جو ہے برا نہیں سمجھتا. وہ نام ختم ہو رہا ہے جو وہ طریقہ تھا پہلے جو ہے ایک کہ پشتون عورت جو ہے اس کا ایک بال جو ہے وہ اگر کوئی دیکھ لے تو یہ بہت بڑی معیوب سمجھا جاتا تھا. بالکل سر. جس طرح ابھی یہ شاپنگ مال بن رہے ہیں تو جس طرا لوگ واضح بات ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا سے الگ تھلگ رہے تھے. اسی وجہ سے دنیا کا اثر ہمارے اوپر بہت کم پڑا ہے. اسی طرح تعلیم کی کمی تھی، کتابیں ہم نے اتنی نہیں پڑھی تھی، باہر کے ممالک جو ہے ان کا سفر نہیں کیا تھا. جب کتابیں بھی پڑھی، باہر کے ممالک میں بھی گئے تو وہاں سے یہ اثرات ہم لے کے آئے ہیں. اب جن چیزوں کو ہم معیوب سمجھتے ہیں کل جو ہے ان کو بھی ہم مرغوب سمجھیں گے. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے، ایک فطری بات ہے کہ اسی طرح جو ہے تمام جو اقوام ہے آپس میں جب وہ ان کے روابط جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اثرات ایک دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں.